नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और मैं नवीन पारिक। और आज हम बात करेंगे कि काफ़ी बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो आरएमएल के ऊपर आपने कहा था कि मैं काम कर रहा हूँ और आरटीए वगैरह लगाई थी, क्या कुछ रिप्लाई आया है? तो वो रिप्लाई क्या कुछ है और क्या कुछ आगे की प्लानिंग है, सारी कुछ डिटेल में। और आरएमएल जो लखनऊ का 652 वाला जो एग्ज़ाम है, ये कब तक हो सकता है, इसकी सारी चर्चाएं अपन इस पूरे वीडियो के अंदर करेंगे। काफ़ी टाइम बाद मेरा वीडियो आता है, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे कोई भी मैं आपका समय वेस्ट करने के लिए या फिर कोई भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाने के लिए हम यहाँ पे नहीं आते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ही कुछ होता तो फिर मैं आपको रोज़ ही अगले अगले दिन ही वीडियो बना के बता देता। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वीडियो जो है लगभग 15 दिन बाद में अभी आया है, क्योंकि कुछ न्यूज़ है तो फिर देने का कोई फ़ायदा होता है। तो साथ ही बात करते हैं, देखिए जो आपको दिख रहा होगा आरटीआई का रिप्लाई है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। इसके कुछ फैक्ट्स है जो कि 7 नवंबर को जो है मेरे पास में आया था। नवीन पारिक नाम भी आप देख सकते हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कृपया अपने ऑनलाइन पत्र रजिस्ट्रेशन, ये जो मैंने छुपा के रखने पड़ते हैं यार, हमें प्राइवेसी पूरी रखनी पड़ती है, वरना फिर क्या है कि दिनांक 10/10/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा कतिपय बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में संबंधित अनुविभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। संलग्न यथायुक्त। इसके बाद में जो आई है वो है कि अब जो सेवा में देख सकते हैं, डॉक्टर पीयूष जो है जन सूचना अधिकारी जी है, जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, गोमती नगर, लखनऊ के अंदर है। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में अब इन्होंने जो मेरी आरटीए है, उन्होंने मुझे इतना भेजा इसमें। अब मैं उसकी पूरी आपको देखो, इसने लिखा है इन्होंने इसमें कि प्रश्न संख्या मेरे 4 थे, 5 प्रश्न थे। इन्होंने 1, 2, 3 और 4 और 5। पहला लिखा है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के अंतर्गत आच्छादित नहीं है। ठीक है। दूसरा इन्होंने लिखा कृपया संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट नियमत देखते रहे। और तीसरा इन्होंने लिखा पत्र के लेटर पैड में दिए गए टेलीफोन नंबर पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जो मेरे उत्तर थे कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, उनको इन्होंने उत्तर क्या दिया मुझे कि भी टेलीफोन नंबर पे आप पूछ सकते हैं। तो साथियों, अब इसके बाद मैंने क्या करा है, क्योंकि ये जो सूचना है मेरे पास में आई है, देखो 6/11 यानी कि नवंबर के अंदर आई थी, 6 तारीख को। उसके बाद में जो मेरा स्टेप रहा था कि सबसे पहले जो भी बच्चे नए हैं, जिन आरटीआई के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं तो आपको भी बोलूँगा आप भी आरटीआई लगाएं और लगाना सीखें आरटीआई, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये। ठीक है। आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। और दूसरी चीज़, अब इसके प्रोसेस के नियम होते हैं कि पहला जो आरटीआई है, जैसे आपने देखा यहाँ पे जन सूचना अधिकारी, यानी जन सूचना अधिकारी को पहला आरटीआई आपका उसके पास में जाता है। वो जो अपने तहत जिनके उनके पास में जो आरटीआई है ना, वो रिप्लाई देते हैं। तो काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे थे सर रिप्लाई में यही आएगा कि वेबसाइट देखो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, रिप्लाई में यही आता है। क्यों? क्योंकि ये जन सूचना अधिकारी के पास जाता है, इनके लेवल चलते हैं। जब आपके पास में, ध्यान रखिएगा, आरटीआई का पहला ऐसा स्टेप आया जिसमें ये बोला जाए कि भाई आप वेबसाइट चेक करें या फिर इन टेलीफोन नंबर पर बात करें, या ये जानकारी हम दे नहीं सकते। उसके बाद में जो है नोडल ऑफिसर के पास में, और उसके बाद में ये नोडल ऑफिसर है जन सूचना अधिकारी, जिसे इंग्लिश में नोडल ऑफिसर कहते हैं। अब इसके बाद इन्होंने रिप्लाई दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, फर्स्ट अपील दायर करनी होती है। इसमें ऑप्शन आता है कि फर्स्ट अपील आपको दायर करनी होती है। और जब फर्स्ट अपील आप करते हैं, इस समय जो अब आपकी जो जानकारी है वो जाएगी आयोग में। आयोग के जो अधिकारी होते हैं वो आपकी जो जानकारी 28 दिन के अंतर्गत में देते हैं। तो ये 6 तारीख को मेरे पास में आया था, 7 तारीख को मैंने हाथों हाथ ही आयोग में अपनी आरटीआई वापस दाखिल कर दी। तो उसमें दायर करने के बाद क्या होता है कि आयोग आपका रिप्लाई देता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आयोग से सहमत नहीं हूँ, तो उसके बाद आगे प्रोसेस होती है। धीरे धीरे अगर आपका उत्तर, जब तक आपने प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न एकदम वैलिड होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन ये लगाए थे कि आरएमएल के एग्जाम होने में लगभग आज कितने महीने हो गए, 10 से 11 महीने हो गए, ना तो कोई अपडेट आया, ना कोई एजेंसी का पता कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने जो नंबर दिया, उस नंबर के तहत उन्होंने कहा है कि एग्जाम रद्द किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। तो सबसे बड़ी तो ये जानकारी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे इन्होंने इस आरएमएल को उस आरएमएल में मर्ज कर दिया, एम्स में मर्ज कर दिया। इसमें किसी में मर्ज नहीं हुआ, इसका पेपर अलग से होगा। और मैं तो आज कह रहा हूँ, और वापस तुम्हें ये चीज़ मैं याद दिलाऊंगा उस दिन जब मैं बोलूँगा। तो मैं सिर्फ इतना ही मैं कह सकता हूँ कि जो भी बच्चे आरएमएल के जुड़े हैं वो आप जुड़े रहना। और आज नहीं तो कल दिसंबर लास्ट तक मान के चलो इसके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। अब और तो तुम क्या चाहते हो? काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा। मैंने कहा एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा यार, एग्ज़ाम तो होना, बोल रहे हैं मार्च में एग्ज़ाम होगा। ऐसा कभी भी किसी भी विज्ञप्ति में इतना समय नहीं लगता है। और जो नंबर टेलीफोन पे है, मैंने उस आरटीआई में ये भी लिखा है कि मैंने कहा एक टेलीफोन के नंबर इनके बंद आ रहा है। और जैसे आपको पता होगा कि मैंने यूपी यूएमएस में आपके साथ में एक टेलीफोन नंबर साझा करे थे,
उसके बाद में इतने लगभग 3000 फ़ोन एक दिन उनके टेलीफोन पर उस दिन गए थे कि उन्होंने अगले दिन जो है टेलीफोन की लाइनें कट करी थी। तो वो दिन याद आ रहा है, तो टेंशन मतलब वैसा ही दिन एक दिन यहाँ पे भी लेके आ जाएंगे। तो अभी आरटीए में मेरा यही है, मैंने कहा दोनों टेलीफोन नंबर पे जो भी फ़ोन नहीं लग रहा है तो उनको लगाओ, क्योंकि मेरे पास जो दूसरे नंबर है वो तो सीधे अंदर ब्रांच में बात करते हैं, तो वो ना तो मैं शेयर कर सकता आपके पास में। और तो अभी उस आरटीई के अंतर्गत ये है, तो जल्दी टेलीफोन नंबर चालू होने वाले हैं। आप जो है जितने भी जैसे देखो ये फ़ोन नंबर दिख रहे हैं आपको, ये जो ऊपर वाले जितने भी नंबर दिख रहे हैं, ये मेल आईडी दिख रही है, इनके ऊपर फ़ोन अभी लगाना चालू कर दो। शायद इतने दिन हो गए मैंने चेक नहीं किया, लग रहा होगा। और अपनी जितनी भी बात जो भी आपको पूछनी है आप यहाँ से पूछ सकते हो। अब दूसरी चीज़ की भी एग्ज़ाम होगा कब, इसकी भी बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक जितना मेरे पास में खबर है कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर के लास्ट में हो गए। अब कितने फॉर्म भरे गए हैं ये इन्होंने लिखा है, जैसा आप अगर आप समझ पा रहे हैं तो इन्होंने लिखा है कि 2005 की धारा घ के अंतर्गत आच्छादित नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कितने फॉर्म भरे गए हैं उसका भी बताया उन्होंने कि भाई हमारे इतने फॉर्म भरे गए। जैसे अगर डीएसएसबी में आरटीए लगाए तो बताया था उन्होंने कि इस कैटेगरी के इतने फॉर्म भरे गए। तो ऐसा बताने का नियम है, बट ये जन सूचना अधिकारी जी है तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। तो खैर ऐसी चीज़ें हैं, सब कुछ है, तो कोई वो घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने वापस आरटीए कर लगाई है। कुछ अगर ऐसी कुछ खबर आती है हमारे पास में तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में जो है पूरी इसकी रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको दूंगा कि भाई जो भी एग्ज़ाम की अभी तक मेन मोटी खबर यही है कि दिसंबर अंत तक एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे जितने भी हैं जो आरएमएल की तैयारी कर रहे हैं लखनऊ की, वो मुझे एक बार जैसे आप ग्रुप के अंदर ऐड है तो ठीक है, नहीं है तो मैंने वो सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, क्योंकि अगला कुछ वगैरह काम करना होगा तो अपन सब मिलकर के एक साथ करेंगे। सेंटर वगैरह जो भी कुछ है वो सारी बातें हम एक साथ में ही करेंगे। और आशा है कि ठीक, और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए नोट्स वगैरह की या फिर, और हाँ जिन बच्चों ने CCC का जो पेपर है वो, चलो आपको एक और खुशखबरी भी सुना देता हूँ। आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना यार, है ना, पर्सनल मैसेज में बोलो तो कहीं पे भी बोलो, लेकिन आपको बता देता हूँ। चलो ये देखिए, जिस इंस्टीट्यूशन से मैंने जो CCC+ का एग्ज़ाम दिया था, सबसे ऊपर सबसे पहले आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर और कैंडिडेट नेम नवीन राज पारिक और फादर्स नेम, और जो अपन पास हो चुके हैं भाई। तो देखिए कितने बच्चों ने, 16 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। जिस सेंटर से मैंने करी उस सेंटर से 16 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, बट उसमें से जो पास है वो खाली 3 ही हो पाए हैं। इसमें 16 में से खाली 3 ही पास हुए थे। और आपको बता दूं ये पूनम जो नाम लिखा हुआ है 3rd नंबर पे, ये वही पूनम चौधरी है जिन्होंने हमारी यहीं से ये स्वास्थ्य नर्सिंग से 3rd ईयर और 4th ईयर करके 4th ईयर के अंदर स्टेट के अंदर अपने 87% के साथ में राजस्थान स्टेट में जो है इन्होंने 4th ईयर टॉप किया था। क्योंकि उस दिन मैंने ये भी कहा था कि वहाँ से भी पता करा तो पता चला कि 87% हमारे चैनल से जो इसने टॉप किया, और जो है पूनम नाम है इसका। तो जिन बच्चों को CCC करना है, और मैं आपको एक और बड़ी बेहतर जानकारी दे देता हूँ कि जो भी बच्चे अगर जिनको लगता है कि CCC+, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, मैंने कहा अगर आप भटकते रहेंगे ना तो बेटा भटकते ही रह जाओगे। इसीलिए अगर एक के ऊपर विश्वास करोगे तो डेफिनेटली कुछ मिलेगा। कोई बच्चे कह रहे हैं 3000 रुपये CCC की फीस लग रही है, कोई कह रहा 2500 लग रही है, कोई कह रहा 2200 लग रही है। उस समय मैंने आपको बोला था, मैंने कहा जब 3-3000 रुपये का 2200 का माहौल चल रहा है, आप मुझे मतलब मेरा तो है नहीं, बट जहाँ से मैंने करा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसमें 1300 रुपये समथिंग ऐसा कुछ चार्ज पड़ा, 1300 होगा या 1400 ऐसा कुछ समथिंग चार्ज है। तो सिर्फ उतने रुपए में ही हो रहा था। तो मैंने कहा कि जिन भी बच्चों को CCC के फॉर्म भरने हैं वो वहाँ पे आ जाइए, क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि इसमें मेरा कुछ कमीशन है, मेरा कुछ फ़ायदा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आप अगर 2300 रुपये दे रहे हैं तो आप खुद सोच लो कि कहाँ 1400 कहाँ 2300 रुपये, लगभग 1000 रुपये का सीधा डिफरेंस आ रहा है। कुछ बच्चे 3-3 हज़ार रुपये दे के कर रहे हैं, तो लगभग 2-2 हज़ार रुपये आप फालतू के खर्च कर रहे हो। क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर फॉर्म फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, और फॉर्म के साथ साथ आपको हर फॉर्म भी भरना पड़ता है, ट्रेवल के लिए भी जाना पड़ता है। लगभग आप अलग अलग जगह पर जाते हैं तो भी ट्रेवल भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो उस समय तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिन्हें रियलिटी में CCC का कोर्स करना है, उनका जो एग्जाम सेंटर है वो उन्हीं के लोकेशन पे आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सेंटर चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से करो, आपका सेंटर उसी लोकेशन पे आएगा जिसमें आप फिल करोगे। तो अगर कोई करना चाहता है तो लगभग 1200, 1300, 1400 ऐसा कुछ फीस होगी यार, अभी इतनी फीस है। तो मेरे को आप एक बार नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे DM कर देना या फिर व्हाट्सएप पे कर देना, है ना। तो मैं उसको पूरी जानकारी दे दूंगा। और हाँ, एक बात और है कि जल्दी से कर लो, क्योंकि GMCH की वैकेंसी आने वाली है। और अपने ऐसे कोई फ्रेंड भी है जो भी इतने खर्चे कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे इतनी फीसें दे रहे हैं, तो उनको बता देना कि भाई इतना सस्ता भी हो रहा है। और पास की गारंटी तो इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि देखो आपके सामने मैं हूँ और पहला नाम ही मेरा आपको दिख रहा है।
यानी समझ लो कि भाई हाईएस्ट टॉप के अंदर चला गया हूँ मैं, तो फर्स्ट नाम ही आ गया। खैर भगवान की कृपा अच्छी रही कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया ट्रिपल सी का। तो देखिए चीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना क्या करना है, और कैसे एग्जाम को क्लियर करना है, सारी ट्रिक अपना सारी बात करते रहेंगे। तो इसी के साथ ठीक है, थैंक यू। अगर आपको और भी कोई रिलेटेड डाउट हो और कुछ भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक बिल्कुल शेयर करूंगा। और SGPGI की 1400 की आने वाली है, टेंशन मत लो। और RML जो है दिल्ली की 950 की आने वाली है। वैकेंसी का भरमार टूटने वाला है। KGMU की आने वाली है, इधर आपके राजस्थान के अंदर जो है संविदा पे आने वाली है, और दूसरी परमानेंट पे आने वाली है। तो राजस्थान के ऊपर भी हमारी RT लगाई हुई है, इधर वापस आपके अप्रैल में तब तक एम्स की आ जाएगी। अभी आपकी DSSB का रिजल्ट आने वाला, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।